उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। मैं हूं विजय सर। आज हम लोग हिंदी के अंतर्गत प्रश्न देखेंगे हम लोग। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था कि साफ नहीं दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, उसी के लिए आज हम पहली बार स्क्रीन रिकॉर्डर के तहत अध्ययन करने हम लोग जा रहे हैं। अगर ज़रूरत होगी तो फिर उस पर पढ़ाया जाएगा, लेकिन उस पर साफ नहीं दिखाई दे रहा है। ये 720 360 वगैरह पर देखने पर कम दिखाई दे रहा है, जब 720 जब जा रहे हैं या 1080 तब जाके दिखाई दे रहा है। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम लोग इसी पर अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो हिमतरंगिनी, समर्पण, युगचरण, माता। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, हिमतरंगिनी रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उत्पन्न होता है, वहाँ किस भाव की उपस्थिति होती है? जहाँ शोक भाव उत्पन्न होता है तो हम लोग जानते ही है कि करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास्य का हास होता है, वीर का उत्साह होता है, वात्सल्य का रति होता है। तो अतः यहाँ जो ऑप्शन है डी, यह करुण रस, यही इसका अस्थाई भाव शोक है। अतः ऑप्शन डी सही होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। इनमें से संवृत्त स्वर कौन सा है? संवृत्त यानी जिसकी आवाज़ जो है, जिसको उच्चारण करने में आवाज़ तेज निकलती हो, तो उसी को हम संवृत्त कहते हैं। दोनों ई बड़ी हो चाहे छोटी हो, और इसके बाद री, ये संवृत्त स्वर कहलाते हैं। अतः इसमें हम लोग देखेंगे कि बड़ी ई जो है यह संवृत्त स्वर कहलाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? कह रहा है कि आलोचना पत्रिका जो है उसका क्या स्वरूप है, यानी वो अर्धवार्षिक है कि त्रैमासिक है, द्विमासिक है या मासिक है? तो हम लोग जानते हैं कि ये आलोचना जो पत्रिका है ये त्रैमासिक है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। यह मूलतः आलोचना पत्रिका आलोचना केंद्रित है और ये त्रैमासिक है। यह अक्टूबर 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसके संस्थापक और संपादक दोनों ही शिवदान सिंह चौहान थे। अतः इसका ऑप्शन बी सही है। आलोचना पत्रिका का स्वरूप त्रैमासिक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हम लोग। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए कह रहा है किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ हम लिखते हैं तो उसके भाव को बताने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ये है कोष्ठक चिन्ह। हम कोई चीज़ जैसे उसकी व्याख्या करनी होती है तो उस शब्द का हम कोष्ठक में लिख देते हैं, उसी को पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कोष्ठक होगा। अगले प्रश्न को चलते हम लोग। मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? यानी कह रहा है कि मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया किस प्रकार की है, कौन सी क्रिया है? पहला है अकर्मक, दूसरा है प्रेरणार्थक, द्विकर्मक, सकर्मक। हम लोग यहाँ देखते हैं कि मनोहर सो रहा है, इसमें कर्ता है, उसके बाद क्रिया है सीधे, तो यहाँ कर्म तो है नहीं, तो सकर्मक तो ऐसे ही हो गया, खत्म हो गया। फिर द्विकर्मक भी हट गया, प्रेरणार्थक भी नहीं है। अतः ऑप्शन ए ही सही होगा, यानी होगा अकर्मक क्रिया। यानी मनोहर सो रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद कौन सा होगा? तो अकर्मक होगा। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया, गांव वालों ने मिलकर यह काम पूरा किया। इस वाक्य में मिलकर जो है शब्द है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? इस वाक्य में कह रहा है कि जो मिलकर शब्द है वह किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक है,
स्थानवाचक है, रीतिवाचक है या कालवाचक है। हम लोग देखते हैं कि इसमें मिलकर यह ढंग बता रहा है, यह रीति है, नियम है, तो यह न तो परिमाणवाचक होगा, न स्थानवाचक होगा, न कालवाचक होगा, यह होगा रीतिवाचक होगा। अतः इसका ऑप्शन यह सी सही होगा, यानी रीतिवाचक। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। तो संस्कृति का विशेषण कौन सा है? पहला है सांस्कृतिक, संस्कृत, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। हम सभी जानते हैं कि संस्कृति का विशेषण जो है सांस्कृतिक होगा, अतः ऑप्शन सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। पहला है अधिकारी, आग्नेय, अंतर, आंतरिक। अधिकारी इसमें विशेषण है, अधिकार से अधिकारी बना है, अग्नि से आग्नेय बना है, अंतर से आंतरिक बना है, और हम लोग देखते हैं कि अंतर जो है यह विशेषण का उदाहरण नहीं है। अतः इसमें जो ऑप्शन है अंतर, ये विशेषण का उदाहरण नहीं है, सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न चलते हम लोग। सत्याग्रह, सत्याग्रह शब्द में कौन सा समास है? तो सत्य का आग्रह, तो इसमें द्वंद्व तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें और या ये सब बीच में होते हैं, जैसे माता और पिता। द्विगु समास भी नहीं होगा कि पहला पद संख्यावाचक होता है, बहुब्रीहि भी नहीं होगा। इसमें तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष, यही ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 11वां प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उपयुक्त, उपरिक्त, उपर्युक्त, उपरोक्त। इसमें हम लोग देखेंगे कि सही वर्तनी वाला शब्द उपर्युक्त है। अगर इसको देखें कैसे है, तो ये बनता है ऊपरी धन युक्त से, ऊपरी धन उक्त, उक्त होता है। अब इसमें ई है यहाँ पर और ये ऊ है, तो ई के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है, तो ई के बाद अगर असमान स्वर आता है ऊ, तो ये य में चेंज हो जाता है। ये यड़ संधि का नियम है, तो यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सही है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है 12वां प्रश्न, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले गुजरात में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ था, ये ऑप्शन ए सही है इसका। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। 13, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। इसमें हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी भाषा में सबसे पहले भारत का प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित हुआ, जिसका नाम बंगाल गजट था, और इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस ने सन 1970 ईस्वी में किया था। अतः 13 का ऑप्शन सी सही होगा, अंग्रेजी, यानी भारत का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी था, जिसका नाम बंगाल गजट था, प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस ने 1970 ईस्वी में किया था। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। हिमालय का संधि विच्छेद कौन सा है? हिमधन लय, हिमाधन लय, हिमधन आलय, हिमाधन आलय। हम सभी जानते होंगे कि हिमधन आलय, अ और इधर आ है, ये दोनों मिलके आ हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा, अतः ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। द्विज शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज शब्द का पूछ रहा है कि इसमें कौन पर्यायवाची नहीं है, अर्थ नहीं है? दांत भी होता है, पक्षी भी होता है, चंद्रमा भी होता है, कपूर नहीं होता है। यानी द्विज का मतलब दो, अच्छा मैंने जन्म लेना है, जो 2 बार जन्म लेता हो उसको द्विज बोलते हैं। तो
ये दांत टूटता, पहला वाला दांत टूटता है, दूसरा जन्म लेता है। ये पक्षी पहले अंडे अंडे के रूप में और फिर अपने रूप में आता है। चंद्रमा भी एक बार जब श्राप उनको मिला था भगवान शिव का, तो फिर दूसरे रूप में आए थे, तो उनको भी द्विज कहा गया। कपूर जो है ये नहीं है द्विज, एक ही बार में जलेगा तो समाप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग चलते हैं। दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपर्युक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? कह रहा है कि दादा दादी का सबके जीवन में पूजनीय स्थान होता है। उपर्युक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? पहला है दादा दादी का पूजनीय स्थान सबके जीवन में, और डी है होता है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा शब्द है इस ऑप्शन में जो गलत है। तो हम लोग देखेंगे कि बी जो ऑप्शन है पूजनीय स्थान, इसमें पूजनीय होना चाहिए, ये होना चाहिए पूजनीय, पूजनीय होना चाहिए, और ये लिखा है पूजनीय लिखा है, इसलिए यही ऑप्शन जो बी है यही अशुद्ध वर्तनी वाला है। हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? यानी तत्सम वे शब्द जो संस्कृत के शब्द होते हैं और जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं, उनको रूप मतलब उनका रूप चेंज हो जाता है और तद्भव बन जाते हैं वो, तो वो कौन सा है इसमें से? सत्रहवें प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ग्राम, अश्रु, सूर्य, माथा। इसमें हम लोग देखते हैं कि ग्राम, अश्रु और सूर्य जो है ये तत्सम है, यानी वे शब्द जो संस्कृत के शब्द है और ज्यों का त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव वो होते हैं जो कि संस्कृत से आने के बाद अपना रूप परिवर्तित कर लिए हैं, उसको हम तद्भव कहते हैं। माथा का जो तत्सम होगा वो मस्तक होगा, और ये तद्भव रूप में यही है, अतः ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगले प्रश्न को चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का प्रवाची नहीं है? चंचला भी बिजली होता है, तटिनी, दामिनी, तड़ित, तड़ित भी होता है, दामिनी भी होता है, तटनी नहीं होता है, अतः ऑप्शन जो बी है वही बिजली शब्द का प्रवाची नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। आकाश पताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ है? आकाश में उड़ना, घमंड करना, बहुत मेहनत करना, किसी का नुकसान करना। अब देखते हैं कि आकाश पताल एक कर देना यानी बहुत मेहनत करना, इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जो स्त्री प्रिय बोलती है, जो स्त्री प्रिय बोलती है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? कर्णप्रिय, प्रेयसी, प्रियंवदा, कोमलांगी। इसमें प्रियंवदा यानी प्रिय बोलने वाली, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, 20 का सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। आशु के कवि कौन हैं? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी। आशु के कवि जो है जयशंकर प्रसाद हैं, अतः ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं कि ओष्ठ्य यानी प फ ब म जो है वो ओष्ठ्य है। अल्प प्राण कह रहा है, तो अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जो किसी वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है किसी वर्ग का, जैसे क ख ग, ग होगा फिर अंग, ये पांच जो पहला जैसे प है, प वर्ग का पहला ये प है, फिर तीसरा ब है और पांचवा म है, तो ये प ब म ये अल्प प्राण हुए। जैसे पहला, तीसरा और पांचवा किसी वर्ग का ये अल्प प्राण होते हैं, और ये सेकेंड और फोर ये दूसरा और चौथा वर्ण किसी वर्ग का, अगर क हो, क के बाद जैसे ख है, फिर ग घ हो, यानी ख हो घ हो, इस तरह से जो वर्ण है वह महाप्राण कहलाएगा। ये अल्प प्राण
किसी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण और दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। अघोष यानी सघोष, अघोष सघोष होता है। तो सघोष का मतलब जिसके उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में गले में ज़्यादा कंपन होता है, वाइब्रेट होता है ज़्यादा, तो वहाँ पर सघोष कहते हैं। तो इसमें सघोष भी पूछ रहा है, तो सघोष अगर देखेंगे तो हम लोग इसमें फ, ब और प, फ, ब तीनों है। तो प और ब ये अल्पप्राण तो है, फ तो ये महाप्राण हो गया, लेकिन प और ब है इसमें, लेकिन कोई एक ही आंसर इसका होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि सघोष जो है प नहीं है, क्योंकि उच्चारण करेंगे तो प में उतना कंपन नहीं होगा, गले में, कंठ में कंपन कम होगा, और ब का जब उच्चारण करेंगे तो कंठ में ज़्यादा कंपन होता है। अतः ऑप्शन बी सही होगा, यानी ब ही सही है, इसका बी ऑप्शन सही होगा इसमें। अगला है धर्म या अधर्म में कौन सा समास है। धर्म या अधर्म, इसको विग्रह करेंगे तो होगा, और ये द्वंद्व समास होता है, और या लगता है द्वंद्व समास में। बाकी ये द्विगु समास है तो इसमें तो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें द्विगु समास में पहला पद संख्या बताता है, अव्ययी भाव में पहला पद अव्यय होता है, अभिकारी होता है, कर्मधारय में विशेषण और विशेष्य होता है, एक दूसरे की विशेषता बताता है वो। तो अतः ऑप्शन बी ही सही है, द्वंद्व समास होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी संस्कृत सरस्वती के संपादक किस वर्ष बने। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक 1903 ईस्वी में बने। इसके बाद, इसके पहले जो है श्याम सुंदर दास 1900 ईस्वी में संपादक थे, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी उसके संपादक बने। अगला प्रश्न है अभिमानी का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे कि अभिमानी का जो स्त्रीलिंग है, अभिमान्या, अभिमाना, अभिमानिनी, इसमें अभिमानी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में चारों विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। हम लोग देखेंगे पुनर्जन्म उपसर्ग है, कुधर्म भी है, आजीवन भी है, दिखावा में उपसर्ग नहीं आता। ऑप्शन डी सही है। अरे, हैं, ए, ओह इत्यादि किस प्रकार के अव्यय हैं। हम लोग देखते हैं कि इसमें अव्यय का प्रकार पूछ रहा है, किस प्रकार के ये अव्यय हैं। प्रशंसाबोधक हैं, शोकबोधक है, हर्षबोधक है या आश्चर्यबोधक है। ये विस्मयादिबोधक तो हैं, लेकिन उसके भी पार्ट हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि किसके हैं। तो इसमें देखेंगे कि ये होगा आश्चर्यबोधक। अगर ये अकेले हैं तो ये आश्चर्य का बोध करा रहे हैं, अगर ये किसी पद के साथ होते, किसी वाक्य के साथ होते, तो ये कुछ इनमें से कोई और भी हो सकता था, लेकिन अगर अकेले ये शब्द हैं तो ये आश्चर्यबोधक होगा। अगला है देशिल बना सबजन मिठा ते तैसन जपयो अवहट्टा। यह कथन किस रचनाकार की है। तो ये जो कथन है यह विद्यापति की है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे पदावली, कीर्तलता और कीर्तपताका भी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। यानी कौन सा ऐसा है जो तत्सम तद्भव जोड़ी नहीं है, गलत है कोई। सूत्र और सूत सही है, हस्त का हाथ होता ही है, इधर ग्राहक का गाहक होगा ही, चक्र का चाक होगा, गोला नहीं होगा। अतः ऑप्शन सी जो है वो इसमें सही नहीं है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल है। उसमें कन्नड़ भी है, नेपाली भी है, सिंधी भी है, मिजो नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है सी ही इसका सही आंसर होगा। बाकी सब ये संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये जो मिजो है वही शामिल नहीं है। यानी ऑप्शन इसमें सी सही होगा।